बातें काम की, बातें काम की। बच्चे हो या हो बड़े, सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगे खुशियों के रंग। इनसे आएंगे जीवन में आशा, विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की, बातें काम की। नमस्कार। बातें काम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है प्रकृति से प्रेम। प्रकृति वह मूल शक्ति जिससे संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति हुई है। आज से कई हजारों वर्षों पूर्व भी जब विज्ञान की प्रगति, तरक्की या उन्नति नहीं हुई थी, तब भी मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करता था। मनुष्य प्रकृति का अंग है। केवल प्रकृति को देखना या इसके साथ रहना ही काफी नहीं है। प्रकृति को महसूस करना और उसे जीवन में उतारना अति आवश्यक है। आज हम प्रकृति से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे प्रकृति क्या है, प्रकृति से प्रेम क्यों जरूरी है, प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और हम उसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा, IAS अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे कि आज हमारा विषय है प्रकृति से प्रेम, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रकृति क्या है। प्रकृति दो शब्दों से मिलकर बनी है जी। प्रकृष्ट और कृति। जी। तो प्रकृष्ट का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ, और कृति जैसा हम सब जानते हैं रचना। तो इस प्रकार प्रकृति का अर्थ होता है ईश्वर की श्रेष्ठ रचना, और हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। जी। ये कहा जा सकता है कि एक अनमोल और अद्वितीय उपहार है प्रकृति हम मनुष्यों के लिए। प्रकृति के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। जी। वो सब जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला है और जो मानव निर्मित नहीं है, वो प्रकृति है। जैसे पेड़ पौधे, हवा, बारिश, भूमि और नदियाँ, महासागर, रेगिस्तान, ऋतुएं, चांद, सूरज, ये सब प्रकृति है। अर्थात जो हमें सब ईश्वर ने जी प्रकृति में जो रचनाएं दी हैं वो सब प्रकृति के सब प्रकृति है और बहुत ही विस्तृत है प्रकृति। जी। फिर एक जो बहुत ही जानने वाली बात है कि प्रकृति में पंच तत्व होते हैं। जी। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जी। हम यदि मनुष्य शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां और हड्डियां हैं, जी, वो पृथ्वी तत्व है। जी। जल तत्व की यदि बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो रक्त है और अन्य तरल पदार्थ हैं वो जल तत्व है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला तत्व आता है, जैसे हम वायु की बात करते हैं, तो मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये वायु तत्व हो गया। और जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब प्राणायाम की हम बात करते हैं तो उसके ये महत्वपूर्ण घटकों में होता है। फिर हमारा एक तत्व और बचता है, आकाश। हमारी जो आत्मा है वो आकाश तत्व है। तो इस प्रकार इन पंच तत्वों के संयोजन से मनुष्य का शरीर बनता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति क्या है और प्रकृति कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसी के पंच तत्वों से मनुष्य के शरीर का ही निर्माण हुआ है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है वही पंच तत्वों से मिलकर बना है। जी। तो यहाँ पर ये मतलब प्रश्न आ जाता है कि प्रकृति और मनुष्य, इन दोनों में क्या संबंध है। शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम। जी। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति और मानव का जो संबंध है वो शाश्वत है। जी। प्रकृति एक तरह से ना हमारी माँ की तरह होती है, जो हमें कोई हानि नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। जी। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य उद्भूत ही प्रकृति से हुआ है और वो ताउम्र प्रकृति पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त करता है। प्रकृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। सोचिए यदि कुछ सेकंड भी हवा रुक जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। सांस लेना ही दुर्भर हो जाएगा।
और प्रकृति हमें रहने के लिए भूमि देती है, जी जल देती है, बहुत सारे काम हमारे जल के बिना नहीं हो सकते, बिन पानी सब सून। जी हाँ इसी प्रकार प्रकृति हमें खाने के लिए खाद्य सामग्री देती है, जी सब्जियां देती, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जी हाँ, देती हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती है, तो प्रकृति हमारा बहुत ख्याल रखती है। जी तो मैं ये कह सकती हूँ कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जी तीनों ही प्रकार से प्रकृति मनुष्य का पोषण करती है और मनुष्य के जीवन को गति देती है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो प्रकृति और मनुष्य का संबंध है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, ऐसा ही एक संबंध होता है मनुष्य का अपने मित्र के साथ। तो जिस प्रकार मनुष्य के मित्र से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या प्रकृति भी हमारा मित्र है? और यदि हाँ, तो आप उसे किस प्रकार हमें समझाना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि प्रकृति हमारा अभिन्न मित्र है। जी और प्रकृति किस प्रकार से हमारी अभिन्न मित्र है, ये समझने के लिए हम एक अच्छे और सच्चे मित्र की खूबियों पर विचार करेंगे। जी जैसे सबसे पहले हमारा जो मित्र होता है जी वो हमारा हितैषी होता है, जी और प्रकृति भी हमारी हितैषी ही है। जी हाँ इसीलिए उसने हमें सूरज दिया जी जिससे जीवन संचालित होता है, जी हाँ हमें नदियाँ दी, जड़ी बूटियाँ दी, जी इस प्रकार अनगिनत सौगातें दी हैं। जी इसके बाद एक मित्र संवेदनशील होता है। जी हाँ इसी तरह प्रकृति भी हमारे प्रति संवेदनशील है। हमारी जो विषैली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति ग्रहण करती है जी और हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देती है। देती है, जी। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशील है प्रकृति हमारे जीवन के प्रति। फिर उसके बाद जब हम मित्र की बात करते हैं तो देखिए, जो भी सच्चा मित्र होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसी प्रकार प्रकृति भी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी दिन के लिए हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जी तो वो हमारी सच्ची साथी है। साथी है। फिर मित्र की एक और खूबी होती है कि मित्र आपका उत्साह बढ़ाते हैं। जी हाँ तो उसी प्रकार प्रकृति भी हमें पतझड़ और बहार के माध्यम से संदेश देती है कि पतझड़ के बाद या एक बुरे समय के बाद अच्छा समय आना ही है। जी, पतझड़ के बाद बाहर हाँ, आने ही है। एक मित्र जो होता है वो एक प्रेरक का काम करता है। जी उसी प्रकार जब हम प्रकृति को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो पेड़ हमें छांव देते हैं, जी पेड़ हमें फल देते हैं, और बहुत सारी मतलब हर पेड़ या पौधे की जो छाल होती है, जड़ होती है, या पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, वो पेड़ों के किसी ना किसी रूप में फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। जी फिर इस संदेश से हम मतलब ये समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है वो हमें ये कहना चाहती है कि आप भी लोगों को कुछ देना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए। इसी प्रकार जब हम एक चट्टान को देखते हैं तो चट्टान हमें ये प्रेरणा देती है कि हमारे जो इरादे हैं वो चट्टान की तरह दृढ़ हों। फिर इसके बाद एक जो मित्र होता है वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। जी जैसे हम नदियाँ जो हैं, हम किसी भी समय उनसे पानी ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हवा हमेशा हमारे लिए है, अभी भी हमारे साथ है हवा। साथी है, बिल्कुल। फिर इसी प्रकार एक मित्र जो होता है वो गलतियाँ बताता है। जी, बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति भी हमें हमारी, यानी हम मनुष्य जाति की गलतियाँ बताती है। अच्छा। जब प्रकृति को लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, तो वो बाढ़, भूकंप या ऐसे ही अन्य जो हम कह सकते हैं आपदाएं हैं या परेशानियां हैं, उनके माध्यम से मनुष्य को चेताती है। जी वो बताती है कि यहाँ पे तुम ये गलती कर रहे हो। फिर प्रकृति जीवन दायी होती है, हमारे जीवन की रक्षा करती है। जी जैसे हम सभी ने देखा कि जो एक समय था कोरोना वाला, जी और उसमें हम लोगों ने हवा के महत्व को भी बहुत समझा। जी बहुत सारी बातों को हमने समझा कोरोना के समय में। यहाँ हम प्रकृति की भी जो बात कर रहे हैं, तो लोगों ने अपने घरों में, बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि वो उनके प्राणों की रक्षा करने लगे थे। जी उनके प्राणों के लिए वो बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे उस एक नकारात्मक समय में। जी इसके बाद जैसे एक दोस्त सकारात्मक होता है, जी वो हमेशा आपके अच्छे पक्ष को देखता है और आपको सकारात्मक अनुभूतियाँ कराना चाहता है जी या चाहती है। उसी प्रकार जब हम प्रकृति के सब तरफ देखते हैं तो हमें प्रकृति विभिन्न या विविध रूपों में दिखाई देती है। प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, प्रकृति की हरियाली होती है, प्रकृति के नदी, पहाड़, झरने आदि जो होते हैं, उन्हें देख के हमारे मन में भी सकारात्मक अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बिल्कुल ही सही बात है ये।
अब मैम जैसे अभी आपने बताया कि कोरोना काल में भी लोगों ने बहुत ही ऑक्सीजन देने वाले जो पौधे उन्हें अपने घरों में लगाया और निश्चित ही वो बहुत हमारे लिए हाँ, हाँ। ज़रूरी है। अर्थात ये है कि प्रकृति जो है वो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो और किन रूपों में बहुत आवश्यक है और हमारी किस प्रकार मददगार साबित होती है? देखिए, हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रकृति ये चाहती है कि मनुष्य स्वस्थ रहे जी और इसके लिए प्रकृति के पास अकूत खजाना है। जी हम पेड़ पौधों की बात करें या अन्न सब्जियों की बात करें तो जी। हमारे जो जितने भी अनाज हैं, सब्जियां हैं, जी इन सभी में कोई ना कोई विटामिन, खनिज, लवण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते जी हैं। हाँ इसी प्रकार हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे मसाले हैं, जी हाँ तुलसी, बेल, आंवला, जी नीम, जी हल्दी, लौंग, काली मिर्च इत्यादि। जी हाँ, जो हमारे लिए बहुत हाँ, ज़रूरी है। ये हमको आरोग्य देते हैं। जी हाँ फिर एक चीज़ ये भी है कि जो सुबह-सुबह जब घास पे टहला जाता है तो जी। उसको आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानते हैं। जी इसी प्रकार सुबह की जो सूरज की धूप होती है उसमें शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन डी होता है और सूरज की जो रोशनी है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। जी फिर इसके बाद हम जब स्वास्थ्य की बात को आगे बढ़ाते हैं जी तो आज के समय में लोग रिलैक्सिंग म्यूज़िक यानी जो मन को सुकून दे ऐसा संगीत सुनना बहुत पसंद बहुत करते पसंद हैं और करते हैं। बहुत ज़रूरत लोग महसूस करते हैं। जी तो ये जो रिलैक्सिंग संगीत है जी इसमें भी चिड़ियों की चहचहाहट जी हाँ और बारिश की बूंदें इनकी ध्वनि दी जाती है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति की ये जो प्राकृतिक संगीत है प्रकृति का वो कितना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फायदेमंद है। फिर मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताना चाहूँगी जी कि जो धरती का सौंदर्य है जी वो एक मानसिक सुकून देता है। हाँ। प्रकृति की जो हम सुंदरता देखते हैं, अद्भुत सुंदरता जो है जी वो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जी और जब कोई भी व्यक्ति बीमार महसूस करता है, चाहे वो शरीर से महसूस करे या वो मानसिक रूप से भी यदि अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो ये देखा गया है कि प्रकृति तनाव को, चिंता को, अवसाद को कम करती है। जी आजकल चिकित्सक भी ये सलाह देते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में लोग बाहर जाएं, प्रकृति के साथ रहें। साथ में यहाँ मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी। जी जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी उनका उदाहरण मैं दूंगी। जी एक बार जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में अपना समय बिताने की सोची। जी वो लगभग 5 महीने वहाँ पर रहे। जी उन्होंने वहाँ नियमित सैर की, वहाँ की बावड़ी का पानी पिया और प्रकृति के साथ बहुत सारा समय बिताया। तो उसका बहुत ही फ़ायदेमंद असर देखने को मिला और नेताजी बहुत स्वस्थ भी हो गए और आज वो बावड़ी उनके नाम पर सुभाष बावड़ी के नाम से भी जानी जाती है। जी मतलब ये प्राकृतिक जो पर्यावरण है और प्रकृति का जो सानिध्य है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सुबह की ताज़ा वायु शरीर के लिए प्राणवायु का काम करती है। जी जो हमारी शरीर की जब हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जी तो ये भी देखा गया है कि जो लोग प्राकृतिक प्रकाश में रहते हैं जी वे कृत्रिम प्रकाश में रहने वालों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं। जी जी और इसके अलावा मेरा मानना ये है कि प्रकृति ने नींद के रूप में एक प्राकृतिक दवा मनुष्य को दी है। जी जैसे नींद की उपयोगिता से, उसके महत्व से हम भली भांति परिचित हैं। नींद एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य है। जी फिर शोध में ये भी देखा गया है कि जो लोग कम से कम 15 मिनट प्रकृति के संपर्क में रहते हैं वे तरोताज़ा महसूस करते हैं। जी और प्रकृति के बीच में जो लोग रहते हैं तो ये देखा गया है कि उनमें उम्र जनित जो बीमारियां हैं वो जी। अन्य लोगों की तुलना में कम होती है। होती है। वे ज़्यादा स्वस्थ तो दिखते ही हैं, ज़्यादा खुश भी वो लोग दिखते हैं। जी तो इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रकृति बहुत प्रभावित करती है और यदि हम प्रकृति को अपना साथी मानते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब ये भी एक अपन उसका अर्थ समझ सकते हैं मैम कि वो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी बढ़ाती है। इसको भी बढ़ाती है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा शोधों से भी साबित हुआ है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें ज़्यादा बेहतरी होती है और जैसा आप बता रही हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मैम जैसे अभी आपने हमें बहुत सारी बताई बातें कि प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, प्रकृति हमारी अभिन्न मित्र भी है और प्रकृति हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो क्या हम प्रकृति से कुछ सीखते भी हैं और वो किस प्रकार? प्रकृति तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी
जैसे सबसे पहले जो सिखाती है वो देने का भाव सिखाती है। जी और हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि क्या क्या प्रकृति हमें देती है, हमें क्या क्या मिलता है प्रकृति से। जी प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाती है। जी जैसे भूमि है, जी भूमि हमें आश्रय देती है, जी हमें पेड़ पौधे देती है, बहुत कुछ देती है, जी लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा गुण है वो विनम्रता का है। जी फलों से लदा हुआ वृक्ष लेकिन झुका हुआ वृक्ष, वो हमें ये सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी समृद्ध हो जाए, सफल हो जाए, या और भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन उसे हमेशा विनम्र और शालीन बने रहना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्रकृति क्या सिखाती है, तो एक बहुत ही अच्छा गुण है आशावादिता का। जी जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, तो प्रकृति हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी आशाओं को नहीं भूलें, जी हम हमेशा आशावादी बने रहें। बने रहे। और जिस प्रकार जो फूल हैं वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं, जी तो वैसे ही प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हम अच्छाइयाँ बिखेरें, जी हम लोगों के साथ अच्छे रहें, हम मदद करें। जी फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जी हाँ तो प्रकृति हमें निरंतर गतिशील रहना सिखाती है। जी जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी स्वयं ही 24 घंटे चलायमान है। जी हाँ प्रकृति ने हमें विज्ञान के सिद्धांत भी सिखाए हैं। जी विश्व प्रसिद्ध जो एक वाकया है, सभी जानते हैं कि जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और जब सेब गिरता है, जी तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दुनिया को दिया। या कि सेब जो है वो नीचे ही क्यों हाँ, गिरा, ऊपर क्यों नहीं ऊपर गिरा? क्यों नहीं किया। जी प्रकृति हमें रचनात्मकता सिखाती है। जी प्रकृति सबसे बड़ी चित्रकार है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे रंगों की विविधता है, हाँ। आकृतियों की विविधता है। जी हम फूलों को देखते हैं, कितने सारे रंगों के फूल हैं। जी हाँ हम पहाड़ों को देखते हैं, उनकी आकृति अलग है। हम बादलों को यदि देखें तो उनमें विभिन्न आकृतियां दिखाई दे जाती हैं। जी तो ये कहा जा सकता है कि प्रकृति ने ही चित्रकारों को चित्रकारी सिखाई होगी। इसके बाद हम साहित्यकारों की बात करते हैं, जी तो साहित्य का एक बहुत ही प्रेममयी संबंध है प्रकृति से। और जितने भी विश्व प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन सभी ने किसी न किसी रूप में प्रकृति का वर्णन किया ही है। ये चाहे कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, सब जगह के साहित्यकारों ने प्रकृति को अपने लेखन में समाहित किया है। जी। हम महाकवि कालिदास की बात करें तो उनकी मेघदूत जो सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रचना है, उसमें बादलों का, प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन है। जी इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, इन सभी ने अपने लेखन में किसी न किसी रूप में प्रकृति का गुणगान किया है, प्रकृति के लाभ बताए हैं। जी हाँ सुमित्रा नंदन पंत जी को तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जी इसी प्रकार जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जी हाँ उन्हें दुनिया में प्रकृति के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। विलियम ब्राइटी रैंड्स, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है और उनकी बहुत सारी रचनाओं का केंद्र प्रकृति ही रही है। तो इस प्रकार बहुत कुछ सिखाती है हमें प्रकृति, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम उसको सीखें और उसे अपने जीवन में उतारने हाँ। का प्रयास करें। हाँ। मैम, हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो मनुष्य है उसने अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति में कुछ हस्तक्षेप भी किया है। तो मनुष्य ने जो प्रकृति में हस्तक्षेप किए हैं उनके क्या प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं? इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जी प्रकृति में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण ग्लोबल वार्मिंग, जी ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन छिद्र जैसी बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मनुष्य की प्रकृति विरुद्ध गतिविधियों के कारण जी और भी जो कुछ हो रहा है बहुत ही नकारात्मक हो रहा है। जैसे जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वे भी सब विलुप्त होती जा रही हैं। ये सब एक खतरनाक संकेत हैं और इन सब की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति कुपित हो गई है जी और प्रकृति का मनुष्य को स्पष्ट संदेश है जी कि यदि अति खिलवाड़ किया गया प्रकृति के विरुद्ध तो प्रकृति मनुष्य को दंडित भी कर सकती है, उसे सबक भी सिखा सकती है। इसके साथ ही जो मनुष्य की गतिविधियां हैं जिनके कारण हस्तक्षेप हो रहा है प्रकृति में, हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का जो वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये कहती है
कि इससे पर्यावरण के साथ साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा कि मानव के हस्तक्षेप के कारण प्रकृति में बहुत परिवर्तन हुए हैं, तो इन परिवर्तनों को रोकने के लिए मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, धरती को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले हमें प्रकृति का महत्व समझना होगा, प्रकृति को सम्मान देना होगा और इसके साथ ही हमें जागरूकता भी फैलानी होगी। फिर हम जब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल, उसका हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, हम अनावश्यक बर्बाद ना करें। इसी प्रकार बिजली, क्योंकि उसकी अधिकता की वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग या ऐसे दुष्परिणाम सामने आते हैं, तो हम उसका भी सीमित उपयोग करें और बिजली की खपत कैसे कम की जा सकती है उस पर भी विचार करें। अधिक से अधिक प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति संरक्षण की दिशा में हम प्रकृति हितैषी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो पुराने समय में दोने पत्तल चलते थे, डिस्पोजेबल की जगह उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, इन्हें हमें कम करने का बहुत प्रयास करना होगा। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो पर्यटक होते हैं वो विभिन्न पर्यटन स्थलों पे जब जाते हैं तो वहाँ पर हम सभी देखते हैं कि कई बार जो कचरा होता है वो इधर उधर बिखेर दिया जाता है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो धरती का सौंदर्य है उसमें हम उसे बनाए रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, मांग कुछ नहीं रही, तो इतना तो हम कर सकते हैं प्रकृति के लिए कि हम सफाई बनाए रख सकते हैं। प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग होना चाहिए। हम कागज़ आदि की रिसाइकलिंग पे जा सकते हैं और बल्कि जा भी रहे हैं। वनों की कटाई नियंत्रित हो, है ना, और हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि इनसे प्राकृतिक आपदाओं में काफ़ी कमी आती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ में लिखा भी गया है 10 पुत्र समो द्रुमः, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। ये महत्व है पेड़ों का। तो इसी प्रकार हम उपहार में पौधे दे सकते हैं। इससे प्रकृति संरक्षण का संदेश भी जाएगा और जिस व्यक्ति को पौधा मिलता है वो खुश होता है और वो प्रेरित भी होगा कि उसको उस पौधे को बड़ा करना है। फिर जब हम प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें और भी जब हम आगे चलते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी नदियाँ हैं उसको भी हम साफ रखें, या हमारा जो भी पर्यावरण है उसको भी हम साफ रखें। जो मोटर वाहन होते हैं उनकी वजह से भी बहुत प्रदूषण फैलता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका कम उपयोग करें। जहाँ हम पैदल चल सकते हैं वहाँ पैदल चलना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। ये भी प्रदूषण भी नहीं होगा इससे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग अपना सकते हैं। कुछ लोग इसको शुरू भी कर चुके हैं। फिर जब हम खेती की बात करते हैं तो हमें जो कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, खाद हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो प्रयास ये हो कि हम रासायनिक पदार्थों के बजाय यथासंभव जैविक उत्पादों का प्रयोग करें। ये धरती के हित में है। हमें प्रकृति ने बहुत से ऐसे संसाधन दिए हैं जो प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होते हैं, जैसे सौर, पवन। तो हम ऊर्जा के विकल्प में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे हमेशा पानी बचाने की बात करते हैं, तो अब हमें मिट्टी बचाने की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी की जो गुण है या मिट्टी का जो महत्व है उस पर भी विस्तार से लोगों को बताने की आवश्यकता है। मिट्टी यदि नहीं होगी तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना भी प्रकृति संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तंत्र के अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और अणुजीव, इनमें से यदि कोई एक भी विनष्ट होता है तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए भी खतरे की घंटी बज जाती है। तो इसलिए मनुष्य को ये सोच अपने में विकसित करनी होगी कि हमारे अलावा अन्य जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी सुरक्षित रह सकें। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि
आज के समय में बहुत सारी प्रकृति संरक्षण से संबंधित गतिविधियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जी हम उनसे भी जुड़ सकते हैं। जी, उनमें भाग ले सकते हाँ, हैं। उनमें भाग ले सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि मनुष्य को अपनी आत्मकेंद्रित और लोभमयी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, उसको नियंत्रित करे वो। और ये कभी भी ना भूले कि मनुष्य प्रकृति से है, प्रकृति मनुष्य से नहीं। मैम, जैसे अभी हमने प्रकृति संरक्षण के विषय में बहुत कुछ समझा, तो यहाँ हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें हम प्रकृति के संरक्षण का महत्व या प्रकृति संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, वो किस प्रकार बताएं? हाँ, ये आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी सबसे पहले हमें बच्चों को महत्व सिखाना होगा प्रकृति का, जी और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता बतानी होगी। जी फिर उसके बाद जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जा सकते हैं, जी जैसे बगीचे, नदियों के किनारे, जी। पहाड़ों के पास, जी और भी बहुत कुछ है प्रकृति में, जी। जंगलों में ले जा सकते हैं। तो इससे बच्चे को कुछ बहुत सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखने भी लगेगा और उसको प्रकृति के प्रति एक लगाव भी उत्पन्न होने लगेगा। जी फिर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों से भी पौधे लगवाने चाहिए, जी। खास तौर पे उनके जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, ऐसे में उस बच्चे को उस पौधे से एक लगाव होगा, वो बिल्कुल। उससे एक जुड़ाव महसूस करेगा। उसने अपने जन्म हाँ। दिन से लगाया है। और वो ध्यान भी रखेगा कि क्या वो पौधा बढ़ रहा है। जी तो यहाँ पर आप सोचिए ना, जब दुनिया में इतने सारे बच्चे या इतने सारे लोग, मतलब मैं सिर्फ बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी बात करूँगी कि वो भी अपने जन्मदिन पे पौधे लगाएं। मैंने भी लगाए थे। तो यदि इतने सारे लोग अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएंगे तो सोचिए ना कि धरती में कितनी हरियाली हो जाएगी, और हमारा जो अभी का वातावरण है, जो प्रदूषित वातावरण है, या धरती जो अपने आप को घायल महसूस करती है, उसको कितना सुकून मिलेगा। जी, जो असंतुलन की स्थिति हो रही है हाँ। उसमें संतुलन भी बनने लगेगा। हाँ। अच्छा, बच्चों में एक प्रवृत्ति और भी होती है जो बहुत सामान्य प्रवृत्ति है कि बच्चे थोड़ा सा भोजन जब खाते हैं तो काफ़ी कुछ छोड़ देते हैं। जी, तो हम बच्चों को खाना उतना ही परोसें जितना वो खा सकें, खा सकते हैं। और बच्चों को हम ये भी सिखाएं कि भोजन मतलब कितनी मेहनत लगती है भोजन उत्पन्न करने में, धरती को भी और मनुष्य को भी। तो इसलिए भोजन को बिगाड़े नहीं। जी, जितनी आवश्यकता हो उतना हाँ। ही लें। और इसके अलावा हमने अभी प्रकृति संरक्षण पर बहुत सारी बातें की हैं। जी उन हाँ। सारी बिंदुओं में जी जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं, बच्चों के उपयुक्त हैं, वो बिंदु हमें उन्हें बताने चाहिए। बिल्कुल। मैं सभी बड़ों से और बच्चों से, सभी से कहना चाहूँगी, उनसे मेरा अनुरोध है कि हम प्रकृति के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और कृतज्ञता का भाव रखें, जी और हम प्रकृति से प्रेम करना सीखें, जी। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका हम ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने आज हमें इतने महत्वपूर्ण विषय को इतने अच्छे तरीके से समझाया। धन्यवाद। आज की चर्चा में हमने जाना कि प्रकृति हमारी माँ है, हमारा अभिन्न मित्र है, और प्रकृति और मनुष्य के क्या संबंध है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है और हमें कितना कुछ प्रकृति देती है। इसके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि हम बच्चों को प्रकृति संरक्षण से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। आज की चर्चा में हमने ये देखा कि ये सब बिंदुओं पर हम तभी ध्यान दे पाएंगे जब हम प्रकृति से प्रेम करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है और आशा है कि हमारी इस चर्चा का लाभ अवश्य उठाएंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे और अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।